तो क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार रिवीजन कर देते हैं, समझ में आ गया ना, थोड़ा उस दिन वीडियो भी नहीं बन पाया था। तो क्लाइमेटोलॉजी हम लोग स्टार्ट करें। क्लाइमेटोलॉजी मीन्स होता है जलवायु विज्ञान। जैसा हम लोग जान रहे हैं कि इसमें हम लोग जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, वेदर का फिनोमिनन हो गया, क्लाइमेट का फिनोमिनन हो गया, ग्रीन हाउस गैस हो गया है ना, किस तरह से वेदर बदल रहा है, किस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है, ये सब बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना। एज द नेम सजेस्ट क्लाइमेटोलॉजी, इसीलिए इसका नाम है, ठीक है ना, जलवायु विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। आगे देखो, सबसे पहले हम लोग अगर अब हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, वायुमंडल, ठीक है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। हम लोग अगर अपना एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ें, समझे, तो हम लोग क्या जानते हैं, एटमॉस्फेयर एक चादर है हवा का, है कि नहीं। एटमॉस्फेयर का एक चादर है हवा का, और एटमॉस्फेयर का हिंदी होता है वायुमंडल। यानी कि वायुमंडल क्या है, एक चादर है हवा का, और उस चादर में कौन कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है ना। हम तुम लोग को बताए थे कि जनरली आदमी सिर्फ यही दो याद रखता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बाद याद नहीं रखता है। तो अगला बार देखना एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में समझाएं गैसों को, गैसों को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाएं। ज्यादा चांस है डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, ज्यादा से कम की ओर सजाएं, है ना। तो आदमी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो समझ में आ जाता है, लेकिन आर्गन को आदमी दिमाग में नहीं रखेगा। आर्गन की जगह आदमी कार्बन डाइऑक्साइड को रख देगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सुनते रहते हैं इसीलिए। बट हमारा एटमॉस्फेयर में आर्गन तीसरा नंबर पे है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चौथा नंबर पे है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे क्रम याद रखेंगे, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आपका आर्गन 0.9% लगभग, और फिर आपका कार्बन 0.04%। इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन है, जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस मींस होता है जो टेम्परेचर को धरती की ओर बढ़ा रहा है, तो कौन बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चारों में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है ना, और इसमें ये सारा गैसेस पाया जाता है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल भी है, वाटर वेपर भी है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पाया जाता है। वाटर वेपर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर वेपर ही आगे जाकर के, जिसको वाष्प कहते हैं, वही ऊपर में जाकर के कंडेंसेशन होगा, वही फिर बाद में प्रेसिपिटेशन होगा, उसी से फिर बारिश होगा। तो वाटर वेपर भी होना बहुत जरूरी है, और डस्ट पार्टिकल्स का भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जैसे डस्ट है, तुम लोग को बताया डस्ट का क्या रोल होता है। ऐसा हम लोग इंडिविजुअली सब इसको अलग अलग पढ़ेंगे, बट डस्ट का हम तुम लोग को पहले भी बताएं कि डस्ट का काम होता है वाटर वेपर को न्यूक्लियस देने का। वो न्यूक्लियस की वजह से वहां पर जाकर वो ठहरता है, और वो ठहराव की वजह से ही बारिश पॉसिबल होता है कि नहीं। आगे हम लोग देखेंगे सारा चीज को एक एक करके। ये सारा चीज हमारा एटमॉस्फेयर का भाग है, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है एटमॉस्फेयर, आगे बढ़े। अब देखो वही है सेम चीजें, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या क्या, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में देखें तो वही है। 78% आपका जाकर के ये पूरा भाग नाइट्रोजन का है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर कार्बन आर्गन का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, और बाकी सारा गैसेस साइड में रखा हुआ है, समझ में आ गया ना। ये इस तरह से कुछ कंपोजिशन है हमारा, ठीक है। अब हम लोग अगर एक एक करके पढ़ें, जैसे थोड़ा मोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग थोड़ा मोड़ा सबके बारे में जाने तो क्या कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक गैस करके, ठीक है ना। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। अच्छा एक चीज तो बताना रह गया, उससे पहले हम लोग अगर देखें तो हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में और भी जाने, हम लोग को क्या पता चलता है कि एटमॉस्फेयर ऐसे तो हमारा 1000 किलोमीटर से ऊपर तक फैला हुआ है कि नहीं। एटमॉस्फेयर ऐसे देखा जाए तो हमारा 1000 किलोमीटर से ऊपर तक गया हुआ है। बट हम तुम लोग को पहले भी बताए हैं कि हमारा जो 32% एटमॉस्फेयर है, हमारा जो 32% एटमॉस्फेयर है, हमारा लगभग 32% जो एटमॉस्फेयर है, वो 32 किलोमीटर तक ही तो 90% एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। 32 किलोमीटर तक ही 99% एटमॉस्फेयर हमारा खत्म हो जाता है। ये हम पहले भी तुम लोग को बताए हैं कि ऐसे तो एटमॉस्फेयर हमारा 1000 किलोमीटर तक जाता है, बट हमारा एटमॉस्फेयर का मेन जो कंपोनेंट है वो 32 किलोमीटर के अंदर ही में ही खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता। तो इनके मेन एटमॉस्फेयर हमारा 32 किलोमीटर तक ही है, उसके बाद कुछ उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर का भाग नहीं बचता है। इसके अलावा भी हम तुम लोग को बताएं कि इस 32 किलोमीटर को भी तुम मत देखो, सिर्फ 10 ही किलोमीटर को देखो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट गैसेस है, साथ ही साथ वाटर वेपर हो गया, साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल हो गया, ये सब और जो भी इंपॉर्टेंट गैसेस है वो ज्यादातर तो 10 किलोमीटर का रेडियस में पाया जाता है। तो यानी कि ये 32 किलोमीटर में 99% एटमॉस्फेयर है, बस उस 32% में भी सिर्फ 10 किलोमीटर में 90% एटमॉस्फेयर है, समझ आया ना। तो यानी कि हम लोग अगर ऐसे बोले कि सिर्फ 10 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है तो ये भी गलत नहीं होगा। ऐसे तो हमारा एटमॉस्फेयर 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ, बट जितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है एटमॉस्फेयर में वो सारा यही 10 किलोमीटर के अंदर में होता है, समझ गया ना। लेकिन हम लोग को पढ़ना सारा भाग को एटमॉस्फेयर का, ठीक है ना, चाहे वो 0.0% भी क्यों ना हो, है ना, लेकिन उसको पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग पहले ये जान लेते कि 32 किलोमीटर तक 99% जितना भी वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर का, और बाकी उसी में 10 किलोमीटर के अंदर में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सारा चीजें, ये सब चीज तुम लोग तो लिख ही लिया है ना। अब एक एक करके हम लोग सारा गैसों के बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक गैस है आपका, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं, नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन तुमको पता है
कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट है एटमॉस्फेयर में। अगर सबसे ज़्यादा कोई गैस पाया जाता है तो वो कौन सा है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस का क्या काम है? इतना एबंडेंट में तो है, लेकिन इसका क्या काम है? देखो, हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, मतलब फायदा ऐसा तो हवा से जब खींचते हैं तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब आ जाता है, बट इसको यूज में हम लोग डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं, है ना। यूज में ग्रीन प्लांट्स ला सकती है, बट ग्रीन प्लांट्स में डायरेक्टली ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकती। अब तुम लोग को पता है ग्रीन प्लांट्स नाइट्रोजन को लेती है, उसके रूट्स में होता है, रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स के रूट्स में होता है, या बहुत सारा सॉइल में भी बैक्टीरिया होता है। वही बैक्टीरिया नाइट्रोजन को हवा से ट्रैप करता है और उसको फिर तोड़ता है। क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री थोड़ा सा अगर तुम लोग को हम पढ़ाएं तो तुम लोग देखो नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है ना। तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो कैसा होगा? 2 ऊपर में हो गया और 3 यहाँ पर लटका हुआ है ना, 5 हो गया। एक और नाइट्रोजन देखो, 2 ऊपर में और 3 यहाँ पे लटका हुआ है ना। अब तुम लोग जानता है, केमिस्ट्री थोड़ा सा जान लो, तुम लोग जानता है कि अगर स्टेबिलिटी पाना होता है किसी को, है ना, तो 8 उसके आउटर मोस्ट में होना चाहिए। ये बात तुम लोग जान रहा। तो ये लोग क्या करेगा? शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन का। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बोलेगा कि ले लीजिए आप, तो ये 3 और ये 5, इसका हो जाएगा 8। लेकिन ये बोलेगा कि आप भी मेरा 3 इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, है ना, और ये भी अपना जोड़ेगा 3 प्लस ऐसे करके 8, है ना। अब चूंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा, तुमने पढ़ा है एक बॉन्ड मीन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है केमिस्ट्री में, एक बॉन्ड मीन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड रहता है नाइट्रोजन के बीच में। यानी कि हम इसको सिंपली ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। बताने का मतलब ये था कि ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, है ना। तो यानी कि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगेगा, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, ये नॉर्मल से नहीं टूटेगा। इसीलिए नाइट्रोजन को ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते, उसके लिए स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो इस बॉन्ड को तोड़ सकता है, उसके बाद फिर हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। वो ग्रीन प्लांट्स खाना बनाती है, खाना के दौरान हम लोग के पास आता है सनमाइका नाइट्रेट्स का कन्वर्ट करके। ये या तो तुम लोग एक और बात बताते हैं, जब बिजली कड़कती है तो तुम लोग देखना एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो बिजली वगैरह कड़कने से क्या होता है ना, ये बॉन्ड इसका टूट जाता है, जिसके वजह से बाद में सॉइल में मिक्स होता है और फिर ग्रीन प्लांट्स यूज करके फिर हम लोग उसका यूज करते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से नाइट्रोजन का यूज होता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बाकी नाइट्रोजन जलने वाले में मदद नहीं करता, जलने वाले में मदद करता है आपका ऑक्सीजन। समझ में आ गया ना? अब हम लोग दूसरा गैस के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है नाइट्रोजन के पास, ये लगभग 21% है। ऑक्सीजन का काम डायरेक्टली जिंदा रहने के लिए होता है, हम लोग इनहेलिंग के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? इनहेलिंग यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ग्रीन प्लांट्स के लिए इनटेक होता है, और ग्रीन प्लांट्स तुम लोग को पता होगा फोटोसिंथेसिस जब करती है ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, फिर से बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। जब ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, तो ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। ये सब हम लोग क्लास 6-7 का बायोलॉजी में है ना। तो ग्रीन प्लांट जब अपना भोजन बनाती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज करती है, तो ऑक्सीजन वही वाला ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है जो हम लोग बाद में सांस लेते हैं, है ना। समझ में आ गया ना? तो ये लगभग 21% होता है ना। ऑक्सीजन का काम इनहेलिंग का काम करता है, जितना भी लाइफ पॉसिबल है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। इसके अलावा जो जलने का काम होता है, कंबशन इसको बोला जाता है ना, केमिस्ट्री में इसको कंबशन बोलते हैं। जितना कंबशन का काम होता है, जो भी चीज जलता है वो किसका प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। तुम लोग एक्सपेरिमेंट में किया होगा कि मोमबत्ती ऐसे जला करके देख लो और एक ग्लास जार से ढक दो, तो देखना मोमबत्ती जलता हुआ बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। तो इनके ऑक्सीजन हमारा ये सारा चीजों में मदद करता है, ठीक है ना। आर्गन बहुत कम है, आर्गन इनर्ट गैस है ना, इसका उतना ज्यादा यूजेस नहीं है आर्गन का। ये सब हम लोग बल्ब वगैरह, CFL वगैरह ये सब में यूज करते हैं, ऐसा इसका वैसा यूजेस नहीं है जैसा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यूजेस है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा अच्छे से जानना है। उसका रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग GW, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तुम लोग को बताएं तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो, जब सोलर रेडिएशन आता, सोलर का मतलब सोलर रेडिएशन की सन का रोशनी जब आता तो उस समय तो ये ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार हो जाता है, सनरेज डायरेक्टली इसकी आर पार निकल जाता है, यानी कि उस समय सनरेज को एब्जॉर्ब नहीं करता है। बट जब धरती रिफ्लेक्ट करती है, धरती गर्म होकर के रेडिएट करती है हीट को, उसमें वेवलेंथ जो है उस रेडिएशन का बढ़ जाता है, उस वेवलेंथ को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है, समझ में आ गया ना। और ट्रैप करने की वजह से धरती पे हीट बैलेंस बना रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो बहुत अच्छा गैस भी है, वो इसलिए क्योंकि धरती को रहने लायक कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहा है।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो सारा हीट तो निकल जाएगा स्पेस में, है ना, तो हमारा धरती भी चांद की तरह हो जाएगा, दोपहर में पूरा गर्म, रात में पूरा ठंडा, है कि नहीं। लेकिन धरती रात में भी गर्म इसलिए रह पाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या होता है, वो हीट को बाहर निकलने नहीं दे रही है। सोचो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहता ही नहीं तो क्या होता, सूरज ढल गया तो मेरा भी क्या बोलते हैं, अर्थ का टेम्परेचर -150 चला गया चांद की तरफ, है ना। चांद पे यही सब चीज तो नहीं ना है जो हमारी धरती में है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा भी गैस है एक तरह से बोला जाए तो, कि हीट को ट्रैप करता है, धरती में बैलेंस बना के रखता है। बट टू मच कोई भी चीज का तो बुरा हो जाता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04% है, सोचो कितना इसका ट्रैपिंग पावर होता है ना। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ता है तो क्या होता है, हीट को ज्यादा ट्रैप करने लग जाएगा, ज्यादा ट्रैप करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, तापमान बढ़ना वगैरह, जलवायु में परिवर्तन वगैरह देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बैलेंस में होना काफी जरूरी है। ये बैलेंस नॉर्मली सही रहता है क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं और ग्रीन प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही होती है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम लोग ग्रीन प्लांट्स को काट रहे हैं तो जो एब्जॉर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को उसका अमाउंट तो घट रहा है, लेकिन इंसान का आबादी बढ़ रहा है ना। तो सोचो तो डिसबैलेंस होगा कि नहीं होगा, प्लांट्स घट रहा है, इंसान का आबादी बढ़ रहा है, तो ऐसे में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा कि नहीं होगा। चलो ये तो बहुत नॉर्मल एग्जांपल होगी। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल देखो, फॉसिल फ्यूल तो आने वाले समय में और बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग ईवी वगैरह में आ गए हैं, चलो अच्छा बात है, लेकिन फिर भी फॉसिल फ्यूल जो हो गया, पेट्रोल डीजल है ना, कोयला, ये सब तो हम लोग यूज करते ही हैं। और ये सब से जो गैस निकलता है वो सब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा लगातार धरती पे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बैलेंस पहले था धरती में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, समझ में आया, जिसकी वजह से हम लोग को क्लाइमेट चेंज जैसा चीज देखने को मिलता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा। वाटर वेपर के बारे में, वाष्प के बारे में, वाष्प बहुत जरूरी है होना, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या है, बारिश वगैरह नहीं हो पाएगा। तुम लोग जानता है गर्मी के दिन में जब धूप हीट करती है तो वाटर वेपर बनता है, इवापोरेशन होता है ना, वाष्पीकरण का प्रक्रिया से आपका वाटर वेपर बनता है। और यही वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो कूल होते होते कंडेंसेशन करता है और फिर बाद में वही बारिश की तरह बढ़ता हमारे धरती पे बरस जाता है कि नहीं। तो वाटर वेपर का प्रेजेंस से क्या होता है, बारिश वगैरह का फिनोमिनन होता है ना। वाटर वेपर नहीं रहेगा तो बारिश वगैरह नहीं होगा। डेजर्ट में देख लो, डेजर्ट में वाटर वेपर ज्यादा नहीं रहता, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई पानी का सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाता। समझ में आया। तो ये है आपका वाटर वेपर का केस। इसके अलावा हम लोग जानते हैं ओजोन, ओजोन देखो कितना कम है, बट ये बहुत ज्यादा एक तरह से इफेक्टफुल है, क्योंकि ओजोन के वजह से ही हमारा यूवी रेज जो होता है वो ब्लॉक होता है। तुम लोग को बताए हैं, अभी आगे भी बताएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है ना। ओजोन लेयर की वजह से क्या होता है, सनलाइट जो होता है वो, जैसे अगर मान के चलो सनलाइट 100% आ रही है तो सनलाइट आधा से ज्यादा तो रिफ्लेक्ट हो जाती है बाहर एटमॉस्फेयर में। क्यों हो जाती है, क्योंकि ओजोन लेयर हमारा वहां पर है। ओजोन लेयर हार्मफुल रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे पास एक चलनी की तरह, ओजोन लेयर को चलनी की तरह देखो, जब साफ पानी तुम लोग को पीना होता है, कुआं से मान के चलो पानी निकाले और साफ पानी पीना, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक सूती का कपड़ा बाल्टी के ऊपर में रख देते हैं, उसके बाद उसको पोर करते हैं ताकि जो गंदगी होगा वो सूती का कपड़ा में ही रह जाएगा और साफ पानी नीचे जाएगा, है कि नहीं, करते हैं। तो वही हमारा ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर समझ लो सूती का कपड़ा की तरह बिछ जाता है ना एटमॉस्फेयर में। तो वो छलनी की तरह सूरज का रोशनी को एकदम छान करके धरती में आने देता है। मान के चलो वही एग्जांपल, तुम सूती का कपड़ा तुम्हारा फट गया तो क्या होगा, पूरा पानी एक साथ गिर रहा होगा, तो चलनी यानी कि ब्रेक हो गया। तो देखो ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं और एसी यूज कर रहे हैं, एसी और रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है, देखो एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलता है सीएफसी, सीएफसी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एचसीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एसी से निकलता है। और रेफ्रिजरेटर मतलब एसी और रेफ्रिजरेटर क्या, जितना भी कूलिंग सब्सटेंस होता है ना, जो कूल कर रहा होता है, उससे निकलता है। समझ में आ गया ना, जितना भी कूलिंग इफेक्ट डालता है वो सीएफसी और एचसीएफसी को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। अब ये रिलीज जब होता है तो ये ओजोन लेयर के साथ जाकर ये रिएक्शन करता है और ओजोन लेयर को ब्रेक करता है। तो वो जो चलनी है वो कहीं ना कहीं फट जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट धरती पे गिरता है, जिसकी वजह से तुमको क्या प्रॉब्लम होगा, एक तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर धरती का बढ़ेगा, इसके अलावा कैंसर, जो स्किन कैंसर वगैरह होता है वो यूवी रेस से हो जाता है, तो वो सबका खतरा, जान माल का भी नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ओजोन के बारे में। तो ये मोटा मोटी हम लोग सारा गैसेस के बारे में पढ़ लिए। इसके अलावा अच्छा साइड में डस्ट छूट गया बेचारा, ये गुस्सा हो जाएगा, इसको भी पढ़ लेते हैं। डस्ट क्या है तुमको पता है ना, जो छोटा मोटा कण होता है एटमॉस्फेयर में वो भी। अब देखो डस्ट भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है बारिश करवाने के लिए। कोई भी चीज इन्वायरमेंट में जो है वो गलत नहीं है, बस एक्सेस हो जाना गलत होता है। थोड़ा मोड़ा डस्ट का भी होना जरूरी होता है, क्योंकि जो वाटर वेपर, देखो यहाँ पे जो वाटर वेपर तुम्हारा ऐसे करके, जो वाटर वेपर आपका है वो ऐसे करके जो जा रहा है, ये वाटर वेपर है, ठीक है ना, मान के चलो हम लोग इसको देख सकते हैं, ऐसे करके जा रहा है वाटर वेपर ऊपर की ओर। अब ये वाटर वेपर कहाँ पर जा करके कंडेंस होगा, इसको कोई जगह तो मिलना चाहिए ना। तो जैसे अगर एक डॉट, ये हम लोग का डस्ट है, मान के चलो डस्ट है, तो डस्ट क्या करता है, इस वाटर वेपर को ऐसे कंडेंस होने का अपने चारों ओर जगह दे देता है,
समझ में आया, जिसकी वजह से वो कंडेंस होता है, तो वहां पर फिर बाद में वो जाकर के प्रेसिपिटेशन करेगा और बारिश होगा। तो डस्ट पार्टिकल न्यूक्लियस का काम करता है, समझ में आ गया ना। इसको हम तुम लोग को बताते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली भी बताए थे लास्ट क्लास में, है ना, कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली इसको कहा जाता है, ठीक है ना। डस्ट पार्टिकल को डस्ट नहीं बोलेगा, बुरा मान जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली इसको बोला जाता है, समझ में आ गया ना, ये है इसका मेन नाम, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता था। तो देखो डस्ट पार्टिकल का भी बहुत ज्यादा रोल होता है बारिश वगैरह करवाने में, क्योंकि इसमें वाटर वेपर जाकर के कंडेंस होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल और एक काम करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो सनलाइट आती है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन करता है, डस्ट पार्टिकल ही करता है। डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये लोग सब मिलकर करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो हम लोग को आसमान नीला नजर आता है, जो हम लोग को सूरज डूबते समय लाल नजर आता है, वो सब क्यों होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है, समझ में आया ना। तो यही सब रीजन है कि डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर सबका प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया बेसिक से हमारा पूरा एक एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन। और यहाँ तक तुम लोग को बताए हैं, इसी से इतना क्वेश्चन आ जाएगा जो तुम लोग जान नहीं रहा। देखो हम तुम लोग को एक बात 1000 बार रिपीट किए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो नोट्स जो हम लिखाएंगे प्रॉपर तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाएंगे, एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो हम समझाते हैं वो प्रॉपर यूपीएससी का तरह समझाते हैं, क्योंकि हम खुद यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो हम पूरा यूपीएससी की तरह समझा देते हैं तुम लोग को। तो अच्छा से सुन करके तुम लोग अगर मेरा सुना हुआ नोट्स बनाएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, समझ में आ गया ना, तो ज्यादा लिख पाएगा, समझ में आया ना, वो हर एग्जाम में तुम लोग को काम आ जाएगा। बाकी एसएससी के लिए हम सेलेक्टिव चीज तुम लोग को लिखवाते ही हैं, समझ में आ गया ना। लेकिन क्लास को अटेंटिवली सुनना नहीं होगा तो यूट्यूब पे जाकर के एक बार और नोट्स बना लेना 1.5x में देख करके वगैरह, समझ में आ गया ना। तो उससे तुम लोग का बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये वही हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देख चुके हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई देखो यहाँ पर अब ये होता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हेडिंग तुम लोग डाल लो, तुम लोग को शायद पढ़ा दिए ना, ये भी पढ़ा दिए, चलो ठीक है। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हम लोग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर किस तरह से बांटा गया है ना, एटमॉस्फेयर किस तरह से बांटा गया। तो सबसे पहला लेयर एटमॉस्फेयर का क्या, ट्रोपोस्फेयर, जो आपका जाकर के 20 किलोमीटर तक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में जान लेते हैं। पहले एक बार देख लो कौन कौन लेयर होता है। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है मेसोस्फेयर, फिर होता है थर्मोस्फेयर, फिर होता है एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की जगह में पे ट्रोपोस्फेयर लिखा हुआ है, रुको एक तरह से। थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर को कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर का हिंदी क्या होता है, क्षोभ मंडल, ठीक है ना, को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। मेसोस्फेयर आपका हो गया मध्य मंडल, फिर आपका थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर हो गया ताप मंडल, और एक्सोस्फेयर हो गया बाहर मंडल, ठीक है ना, मतलब जो एक्सटर्नल हो गया बाहर वाला मंडल, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर को जान लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर का हिंदी होता है क्षोभ मंडल, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो इसका हाइट लगभग 20 किलोमीटर तक होगा, 20 किलोमीटर तक होगा, लेकिन इसका हाइट डिपेंड करेगा अलग अलग जगह पर। इक्वेटर जो हो गया, इक्वेटर पर इसका हाइट ज्यादा होगा और पोलर एरिया में इसका हाइट कम होगा। रीजन क्या है, इक्वेटर ज्यादा गर्म होता है, धूप ज्यादा इक्वेटर में पड़ता है, तो भाप वगैरह वाटर वेपर वगैरह ज्यादा हाइट तक जाता है, कहां पर, इक्वेटर में, समझ में आया। तो इक्वेटर में इसका हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा इक्वेटर पे हाइट, सॉरी ट्रोपोस्फेयर में हमारा इक्वेटर पे हाइट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी सारा, ठीक है। एक सेकेंड, निकलता भी नहीं है जल्दी। अब यहाँ पर देखो ट्रोपोस्फेयर का और खासियत क्या है, देखो यहाँ पे जितना भी वेदर का फिनोमिनन होता है, तुम लोग को बताएं, वेदर का जितना भी फिनोमिनन होता है, बारिश होना, बादल होना, बिजली कड़कना, है ना, प्लांट्स का होना, सारा चीज, पॉल्यूशन, डस्ट, सारा कहाँ पे है होता है, सारा आपका जाकर के ट्रोपोस्फेयर का भाग है। यही वाले एरिया में सारा चीज हो रहा है, देख रहा है, ये पूरा एरिया में ही सारा चीज होता है, यहीं पे सारा पेड़ पौधा। तो ट्रोपोस्फेयर का खासियत क्या क्या है, ट्रोपोस्फेयर का खासियत क्या है, पेड़ पौधा यहीं पर है, डस्ट यहीं पर है, पॉल्यूशन यहीं पर है, बारिश यहीं पे होता है, बिजली बिजली यहीं पे कड़कता है, जितना भी वेदर का फिनोमिनन होता है वो आपका सारा ट्रोपोस्फेयर में ही, समझ में आ गया ना। अब तुम लोग को बता रहे थे, अब जैसे ट्रोपोस्फेयर 20 किलोमीटर तक जाता है इक्वेटर में, और पोल तक 14 किलोमीटर तक जाता है, क्योंकि पोल कम गर्म होता है इस कंपेयर टू इक्वेटर, इसीलिए इक्वेटर पे ज्यादा हाइट है ट्रोपोस्फेयर का, और क्या बोलता है, पोल्स पे कम हाइट है ना। अब यहीं पर एक जोन होता है जिसको बोलता है ट्रोपोपॉज, क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, पॉज मींस होता है रुक जाना, क्या रुकने का बात हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर का बात हो रहा है। देखो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर का एक और खासियत है, जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में तुम्हारा हाइट बढ़ता है टेम्परेचर वैसे वैसे घटता है, समझ में आ गया ना। जैसे जैसे तुम ऊंचाई की ओर जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, समझ में आ गया ना। क्यों, इससे एक और बात पता चल रहा है, इससे एक और बात ये साबित होता है कि हमारा धरती नीचे से गर्म होता है ना कि ऊपर से गर्म होता है ना।
यानी कि अगर ऊपर से गर्म हो रहा होगा तो जितना हाइट में जाता उतना गर्मी बढ़ता ना, लेकिन कहाँ ऐसा हो रहा है। हम लोग कम से कम ट्रोपोस्फीयर में तो ये देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर लगातार घट रहा होता है। तो ये एक और एग्जांपल है कि हमारा धरती नीचे से गर्म हो रहा है। बाकी अलग अलग स्फीयर का अलग अलग मतलब कुछ कुछ रहेगा, जैसे किसी में टेम्परेचर बढ़ेगा भी, बट ओवरऑल हमारा ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ने से टेम्परेचर घटता है। और ट्रोपोपॉज एक ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर समान हो जाता है, ना घट रहा होता ना बढ़ रहा होता। ये जोन बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रोपोपॉज वाले एरिया में प्रेशर बराबर रहता है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार कांस्टेंट बना हुआ है तो प्रेशर भी लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। क्योंकि तुम लोग को पता है टेम्परेचर और प्रेशर का बनता नहीं आपस में, है ना, ये लोग हमेशा जनरली उल्टा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर चूंकि समान रहता है तो प्रेशर भी यहाँ पे समान रहेगा, तो प्रेशर भी समान है, टेम्परेचर भी समान है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम रहता है, मतलब क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, बादल बादल नीचे ही छूट गया, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक जोन होता है जो आपका ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर का जस्ट एकदम बाउंड्री के पास लाई करता है, यानी कि यहीं पर स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होने वाला रहता है और ट्रोपोस्फीयर खत्म होने वाला रहता है, समझ में आ गया ना। और यहीं पर तुम्हारा जाकर के सबसे ज्यादा हाइट रहता है इक्वेटर का, सॉरी ट्रोपोस्फीयर, जो इक्वेटर में लगभग 20 किलोमीटर तक चला जाता है और पोल में लगभग 14 किलोमीटर तक चल जाता है, समझ में आ गया ना। तो ये है आपका ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज समझ में आ गया क्या होता है, ट्रांजिशन जोन है जो स्ट्रेटोस्फीयर और जो यानी कि मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में आता है ना। यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, ऐसे देखा जाए तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटता, बट यहाँ पर टेम्परेचर ना घटेगा ना बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, कोई फॉग नहीं रहेगा, बादल वगैरह कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा, समझ में आ गया ना। तो क्या होता है यहाँ पर काफी अच्छा जोन मिल जाता है और जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर में आपका स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फीयर पहले समझ में आ गया, क्षोभ मंडल समझ में आ गया क्या होता है क्षोभ मंडल का सारा विशेषता। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कुछ छूटा तो नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा डेंसिटी एटमॉस्फेयर का यहीं पर होता है, घनत्व जो होता है, सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है वो एटमॉस्फेयर का आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। अब इसी बात है क्योंकि उसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर घटते रहता है ना, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा घनत्व भी तुमको यही लेयर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाओ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। अब समताप मंडल का खासियत हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर वही जोन है जहाँ पे एयरक्राफ्ट उड़ता है। समताप मंडल नीचे वाला एरिया में एयरक्राफ्ट उड़ता है, समझ में गया, समताप मंडल के नीचे वाला एरिया में, ऊपर वाला एरिया में नहीं। समताप मंडल कहां तक जाता है, लगभग 20 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक जाता है ना। वो 20 किलोमीटर गया तो 50 किलोमीटर तक गया। लेकिन हमारा हवाई जहाज कितना डिस्टेंस पे उड़ता है, लगभग समझो 20 से 30 किलोमीटर का रेडियस में उड़ता है, समझ में आ गया। यानी कि हमारा धरती से यहाँ से कितना सरफेस से कितना हाइट पे उड़ रहा है, 20 से 30 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है, कौन, हमारा एरोप्लेन्स वगैरह, समझ में आ गया ना। तो रीजन क्या है ये वाला जोन में उड़ने का, अभी तुमको हम बता देंगे, क्योंकि ये वाला जोन ऐसा होता है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। ऐसे देखो एक और चीज दिमाग में यहाँ पे याद रखना, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल का खासियत क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर भी वैसे वैसे बढ़ेगा। इसका खासियत क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर होता है ना। देखो हर लेयर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज अपने साथ लाता है, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना, बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ में आ गया ना। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो लगातार घटता ही टेम्परेचर, बट चूंकि ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। इसीलिए ये वाले एरिया में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, समझ में आ गया ना। अच्छा, अभी तुमको हम जस्ट बताएं, ये वाला एरिया का जस्ट जब स्टार्ट होता है तो ट्रोपोपॉज होता है। यही वैसा रीजन है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है, समझ में आ गया ना। यही वो रीजन है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है, क्यों, क्योंकि बादल नहीं रहेगा, टेम्परेचर बराबर है तो प्रेशर बराबर रहेगा। हवाई जहाज में जो टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस समझता है कभी, हवाई जहाज में बैठना ऐसे ऐसे करके डांस करेगा हवाई जहाज, एक पंखा इधर एक पंखा इधर, उस समय आदमी को लगता है कि आज मेरा लास्ट दिन है, लेकिन वो काफी नॉर्मल होता है हवाई जहाज में, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये चीज होता है, समझ में आ गया ना। तो टर्बुलेंस भी यहाँ पे कम होगा, वेदर साफ रहेगा, पक्षी वगैरह इतना हाइट पे नहीं उड़ती है, बहुत कम पक्षी तुमको इतना हाइट पे देखने को मिलेगा, तो पक्षी वगैरह भी यहाँ पे नहीं उड़ेगी, समझ में आ गया ना। तो जिसकी वजह से हवाई जहाज को नेविगेट करने में आसानी होता है, तो हवाई जहाज आपका इसी जोन में उड़ता है। इस जोन का खासियत क्या है एक और, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, आ जाओ अब मेसोस्फीयर में। ऑक्सीजन लगभग देखो, नहीं ऐसा नहीं है ट्रोपोस्फीयर में सिर्फ रहेगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ट्रोपोस्फीयर में, उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फीयर में भी है ऑक्सीजन, लेकिन ये चूंकि ज्यादा हाइट में हो गया तो तुमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा, समझ में आ गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट रहा है, और हाइट में जाएगा तो और तुमको कम लगेगा। जैसे जब कोई माउंटेन में चढ़ता है तो देखना वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट तुम चढ़ो तो तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चढ़ना होगा, क्योंकि तुम हाइट में जा रहा है ना तो तुम्हारा सांस फूलने लगेगा। क्यों फूलने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन कम रहता है, समझ में आ गया ना, एज कम्पेयर टू ट्रोपोस्फीयर। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े मेसोस्फीयर में।
मेसोस्फीयर का हिंदी होता है मध्यमंडल, ठीक है ना। मध्यमंडल का खासियत क्या है, इसका खासियत ये कि यहाँ पे मेटेरियल्स आकर के जल जाता है। मेटेरियल्स किसको कहते हैं, उल्का पिंड। हम लोग शुरुआती क्लास में पढ़े उल्का पिंड क्या होता है, इसमें हम वीडियो भी बनाए थे तुम लोगों को कि टूटता हुआ तारा आदमी समझता है ना, आदमी विश मांगने लग जाता है कि टूटता हुआ तारा आ रहा है, लेकिन टूटता हुआ तारा कुछ नहीं, वो मेटेरियल्स है जो रॉक पार्टिकल स्पेस से गलती से अर्थ की और ग्रेविटी में आ जाता है, और अर्थ का ग्रेविटी में आने की वजह से तुमको अभी बताया ऑक्सीजन का प्रेजेंस में आने की वजह से घर्षण होता है, और घर्षण की वजह से उसमें फ्रिक्शन की वजह से गर्म होकर के उसमें आग लग जाता है, तो वही बाद में आपका मेटेरियल्स बन जाता है। कोई टूटता हुआ तारा नहीं है वो सब, है ना। इसका और यही मेटेरियल्स आपका कहाँ पे जल जाता है, मेसोस्फीयर में जल जाता है। मेसोस्फीयर का हाइट कहाँ है, 50 से लेकर के 85 किलोमीटर तक। यही वाले एरिया में जो इसका मध्य मंडल कहा जाता है, यही एरिया में उल्का पिंड आकर के जल जाता है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका मेसोस्फीयर वाला भाग बनाता है। अच्छा, यहीं पे हम तुम लोग को बताए थे एक मेसोपोज रहता है, मेसोपोज वाला एरिया रहता है जिसका टेम्परेचर -95 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तुम लोगों को बताए थे हम लेक्चर में कि -90, 95, 100 तक भी चला जाता है। कौन वाला एरिया में, मेसोपोज वाला एरिया में, समझ में आ गया ना। मेसोपोज वो एरिया जहां से अब आपका जाकर के मेसोस्फीयर खत्म हो रहा है और थर्मोस्फीयर स्टार्ट हो रहा है। थर्मोस्फीयर स्टार्ट हो रहा है। थर्मोस्फीयर का हिंदी होता है तापमंडल। थर्मोस्फीयर स्टार्ट हो रहा होता, तो थर्मोस्फीयर में अब हम लोग आ जाते हैं। मेसोस्फीयर समझ आ गया, यहाँ पे आ गया उल्का पिंड वगैरह जलता है, ठीक है। हाइट वगैरह देख लो, ये सब थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, ठीक है। यहाँ का भी खासियत यह होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर यहाँ पे घटने लग जाता है, समझ में आ गया ना। हम लोग क्या क्या देखे, यहाँ पर हाइट बढ़ रहा था तो टेम्परेचर घट रहा था, यहाँ पर देखिए हाइट बढ़ रहा था तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर था, है ना। अब ओजोन तो खत्म हो गया, अब ओजोन क्या हो गया, खत्म हो गया, ओजोन उतना हाइट तक नहीं गया हुआ, तो चूंकि ओजोन खत्म हो गया तो अब हाइट बढ़ेगा तो वापस से पुराना वाला चीज लागू हो जाएगा। अब हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। यहाँ पर ये चीज काम नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ओजोन था, समझ में आया। रटने का चीज नहीं है, समझो, समझ लेगा तो जिंदगी भर याद रहेगा, कॉन्सेप्ट को समझ लेगा तो याद रहेगा, है ना। रटने का नहीं है कि यहाँ पे हाइट बढ़ रहा तो घट रहा है, ये वो कुछ नहीं। यहाँ पर हाइट बढ़ रहा तो टेम्परेचर घट रहा था, क्यों घट रहा था, क्योंकि तुमको पता है वाटर पर जाके कंडेंस होगा, अपना हीट को लूज करेगा, हीट को लूज करेगा तो टेम्परेचर घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा था। यहाँ पे क्यों नहीं घटा, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और धूप को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हाइट के साथ साथ तापमान बढ़ता है। अब मेसोस्फीयर में क्यों घटने लगी, अरे वापस से यहाँ पर आपका जाकर ओजोन लेयर नहीं है, ओजोन लेयर खत्म हो गया है, तो जब ओजोन लेयर खत्म हो गया है तो जो अपवाद आया था वो अपवाद भी खत्म हो गया, समझ में। अब वापस से वही पुराना चीज लागू हो गया, हाइट बढ़ रहा, टेम्परेचर घट रहा। अब फिर यहाँ पर थर्मोस्फीयर में हाइट बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब यहाँ पर क्यों बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पर होता है आयंस, चार्ड आयंस यहाँ पे होता है। आयंस यानी कि इसी वाला एरिया को आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, यानी कि जो थर्मोस्फीयर है इसको एक और नाम से जाना जाता है आयनोस्फीयर, क्योंकि यहीं पर होता है चार्ड आयंस। चार्ज आयंस कैसे होता है, जो ओजोन से टकरा करके सनलाइट जो टकराती है, एब्जॉर्ब होती है, तो बहुत सारा आयंस निकलता है, समझ में आ गया ना। वो चार्ज आयंस आपका यहाँ पर पाया जाता है ओजोन लेयर वगैरह से टकरा करके। हाँ, तो टकरा करके रेडिएशन जैसे एब्जॉर्ब तो कर रही है, बहुत सारा एब्जॉर्ब जो नहीं कर रही, रिफ्लेक्ट बैक कर दे रही है, तो रिफ्लेक्ट बैक करके आयंस का निर्माण वो करता है, समझ में आ गया ना। तो आयंस भी एटमॉस्फेयर में छितर बिदर करके रखता है, चार्ज पार्टिकल जिसको कहते हैं। इसके अलावा सोलर विंड्स वगैरह आता है, तुम लोगों को पता है ना, सोलर विंड्स की वजह से भी बहुत सारा आयंस हमारा ऊपरी इसमें क्या बोलता है देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ऑरोरा और तुम लोग को बताए थे ये सब बनता है, वो भी यहीं पे बनेगा। तो सोलर विंड वगैरह भी आता है, तो वो सारा रीजन की वजह से ये एरिया में बहुत ज्यादा आयंस पाया जाता है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर आयंस पाया जाता है तो आयंस चार्ड पार्टिकल्स होता है, इसीलिए यहाँ पर हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये वाला जोन का खासियत क्या है, ये वाला जोन का ये खासियत है कि यहाँ पर दो चीज तुमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव्स धरती से निकलता है शॉर्ट वेवलेंथ का, वो यहीं से टकरा करके वापस आ जाता है धरती में, आगे। तो रेडियो वेव्स के लिए ये जरूरी है क्योंकि आयनोस्फीयर से टकरा करके वो रेडियो वेव्स वापस आता है। पहला खासियत तो ये हो गया। दूसरा खासियत तुम लोग को हम पढ़ाए हैं, ऑरोरा वाला क्लास में पढ़ाए हैं, नॉर्दर्न लाइट्स वाला क्लास में, वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है ही, देख लेना। तो उसमें हम लोग क्या बताए थे कि यही वाला एरिया में चार्ज पार्टिकल्स होता है ना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। जब सोलर रेज आती है धरती की ओर तो ये चार्ज पार्टिकल से टकरा करके तुमको खूबसूरत नज़ारा जिसको हम लोग पोलर लाइट्स कहते हैं, ऑरोरा, तुम लोग को नजर आता है। ये नॉर्दर्न लाइट्स तुम लोग को नजर आता है ना, चार्ज पार्टिकल की वजह से वो रिएक्शन करती है और यहीं पर तुमको ऑरोरा वगैरह बनता हुआ नजर आएगा। अब देखो, अब ये जो हम तुम लोग को समझा दिए, ये एकदम डिटेल्ड वे में पूरा एटमॉस्फेयर को समझा दिए। एग्जाम में तुम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि ऑरोरा वगैरह का फॉर्मेशन कौन सा लेयर में एटमॉस्फेयर का होता है, समझ में आ गया ना। अब तुम लोग एमसीक्यू बना लेगा, कौन सा एटमॉस्फेयर में होगा, क्या थर्मोस्फेयर में होगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा कि रेडियो वेव्स कौन सा लेयर से रिफ्लेक्ट करके वापस आती है धरती पे, कौन सा होता है,
थर्मोस्फेयर से ही आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा जो मेटेरियल्स उल्का पिंड जो होता है, उल्का पिंड कौन सा लेयर में आकर के जल करके खत्म हो जाती है, मेसोस्फेयर। पूछा जाएगा तुमको उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ऐसे, यह एक ऐसा मंडल है, समझ में आ गया ना, यह एक ऐसा मंडल है जहां पर हाइट बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ती है, पहला कंडीशन बोल दिया। ये एक ऐसा मंडल है जहां पे हाइट बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ती है। यह एक ऐसा मंडल है जहां से रेडियो वेव्स वापस आता है। यह एक ऐसा मंडल है जहां पर ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स का फॉर्मेशन होता है। किस मंडल की बात हो रही है, अब ऑप्शन दे देगा तुमको। तो अभी सी बात है, तुमको अगर क्लैरिटी रहेगा, ये सारा चीज तुम पढ़ा है, तभी ना ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अब तुम रट के गया तो ये सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा, समझ में आया। तो अब तुम लोग समझ में आ गया होगा कि नहीं ऑरोरा तो सर यहाँ पे होता है, ये सारा चीज यहाँ, तो इस जरूर थर्मोस्फेयर का बात हो रहा होगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग को चीजों को समझना है। उसके बाद आपका फाइनली स्टार्ट होता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यानी कि अब स्पेस वगैरह स्टार्ट हो गया है, समझ में आ गया ना। अब ये वाला भाग हो गया आपका स्पेस का, तो ये उतना रिलेवेंट नहीं है एटमॉस्फेयर के फील्ड में पढ़ने के लिए, समझ में आ गया ना। तो ये 5 आपका मेन चीज है जिसमें एटमॉस्फेयर को बांटा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पर भी वही चीज को बताया गया है कि धरती से किस तरह से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये सारा चीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब आओ इंसोलेशन। इंसोलेशन में तुम लोग को हम शायद पढ़ाई दिए हैं, है ना। इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंसोलेशन, इंसोलेशन में कितना सन का रेडिएशन धरती की ओर आ रहा है। इंसोलेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसा अभी तुम लोग को पता है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि धरती पे कितना सन का रोशनी प्रकाश आ रहा है उसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। अब देखो अगर धरती पे सन मान के चलो अगर 100 यूनिट हम लोग के धरती को एनर्जी दे दी मान लेते हैं, तो क्या पूरा 100 यूनिट धरती पे आ जाता है? अगर 100 यूनिट आ जाएगा ना तो हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो पूरा का पूरी 100 यूनिट नहीं,